सभी श्रोताओं का बुक बातें में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये जो हमारी गहन चर्चा है ना, ये सच में बहुत ही डार्क होने वाली है। बिल्कुल, मतलब रेबेका यारोस की जो मशहूर एम्पीरियन सागा है, उसकी नई किताब द फ्यूरी ऑफ गॉनिक स्टॉर्म आ चुकी है और इसने सच में फैंटेसी की दुनिया में एक तरह का तूफान ला दिया है। हाँ यार, मतलब अगर पिछली किताबों को पढ़कर किसी को भी लग रहा था कि किरदारों ने अपना सबसे बुरा दौर देख लिया है और अब शायद उन्हें थोड़ी शांति मिलेगी, तो ये नई किताब उस उम्मीद को पूरी तरह से तोड़कर रख देती है। बिल्कुल तोड़ देती है। सही कहा। तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस बात की तह तक जाएं कि कैसे ये कहानी अब सिर्फ आसमान में उड़ने वाले ड्रैगन्स और किसी क्रूर वॉर कॉलेज में अपनी जान बचाने की जद्दोजहद तक सीमित नहीं रही है। बिल्कुल नहीं। अब ये कहानी शारीरिक उत्तरजीविता से आगे बढ़ चुकी है। अब ये भावनात्मक उत्तरजीविता यानी इमोशनल सर्वाइवल और सत्ता की जो कीमत होती है ना, उसकी एक गहरी दास्तान बन गई है। हाँ, और मैं सच बताऊं तो मैं बहुत उत्सुक हूं इस पर बात करने के लिए, क्योंकि इस कहानी में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब किताब पढ़ते हुए हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। एक घुटन सी होती है। वही तो, ऐसा लगता है जैसे भरोसा कम हो गया है और प्यार तो अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। देखो, अगर हम इसे बुनियादी तौर पर समझें तो इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये पिछली किताबों के मुकाबले एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेती है। किस तरह का शिफ्ट? मतलब शुरुआत में कहानी का पूरा फोकस खुद को साबित करने पर था। एक ऐसी व्यवस्था जहां कमजोरी की सजा सीधा मौत है, वहां सिर्फ अगला दिन देखने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हाँ, वो बस जिंदा रहने की लड़ाई थी। बिल्कुल। लेकिन गॉनिक स्टॉर्म में समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। अब मुद्दा ये साबित करने का नहीं है कि आप कितने ताकतवर हैं या आप कितनी अच्छी तरह लड़ सकते हैं। तो अब मुद्दा क्या है? अब मुद्दा उस ताकत के परिणामों का सामना करने का है। जब कोई उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसके एक इशारे से सत्ता पलट सकती है, तो हर एक फैसले का बहुत भारी असर होता है। शक्ति कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती है। वो हमेशा कुछ न कुछ छीन लेती है जो आपके दिल के बहुत करीब होता है। हाँ, और यहीं से कहानी अपने सबसे गंभीर और परिपक्व मोड़ पर आती है। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, वॉयलेट सोरेन गेल के विकास के जरिए। मतलब अगर मैं पहली किताब वाली वॉयलेट को याद करूं, वो कमजोर सी कैडेट। हाँ, वही जिस पर हर किसी को शक था कि वो राइडर्स क्वाड्रेंट में एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाएगी। उस वॉयलेट और आज की वॉयलेट में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। उसने धोखे सहे हैं, क्रूर परीक्षणों को पार किया है और असंभव लड़ाइयां लड़ी हैं। आज वो कोई कमजोर लड़की नहीं है, वो एक खूंखार योद्धा बन चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस किताब में ऐसा लगता है जैसे उसकी वो सारे शारीरिक ताकत अब काफी नहीं है। क्योंकि असली चुनौती अब कुछ और ही है। हाँ, वायलेट का विकास अब एक बिल्कुल नए चरण में है। असली तूफान आसमान में बादलों और बिजली के बीच नहीं है। तो वो कहाँ है? वो जमीन पर है, अपनों के बीच, वफादारी में और उन रहस्यों में है जो हर कदम पर मौजूद हैं। जब सबसे करीबी लोग बातें छुपाने लगे, तो कोई तलवार या ड्रैगन की आग उस दर्द से नहीं बचा सकती। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मैंने विश्लेषणों में एक टर्म पढ़ा जो इस किताब के लिए बहुत इस्तेमाल हो रहा है, भावनात्मक भूकंप या इमोशनल अर्थक्वेक्स। अरे वाह, ये शब्द तो इस किताब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना? रेबेका यारोस सिर्फ एक्शन सीन्स नहीं लिखती, वो सच में भावनात्मक भूकंप लाती हैं। एक तरफ ड्रैगन्स दहाड़ रहे हैं, साम्राज्य कांप रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो असली टेंशन है वो किरदारों के बीच का कमजोर होता विश्वास है। बिल्कुल, उन्हें खुद नहीं पता कि अब किस पर भरोसा किया जाए। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो किताब की मुख्य थीम्स इसी भावनात्मक भूकंप से जुड़ी हैं। जैसे सबसे पहली थीम है भरोसा बनाम धोखा। ये बहुत गहरी बात है। जब आप एक ऐसे माहौल में हो जहां हर कोई राजनीति कर रहा है, तो क्या प्यार वहां जिंदा रह सकता है? शायद नहीं, क्योंकि प्यार के लिए पारदर्शी होना पड़ता है और राजनीति में वो संभव नहीं है। सही कहा। और दूसरी थीम इसी से निकलती है, सत्ता और परिणाम। ताकत हमेशा बलिदान मांगती है। जैसे जैसे किरदार शक्तिशाली होते हैं, उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो बेहद क्रूर होते हैं। और वो फैसले उनकी खुद की पहचान को भी तो बदल देते हैं। बिल्कुल। और ये तीसरी थीम है, पहचान का संकट। जब किसी को पता चले कि उसका पूरा इतिहास ही एक सफेद झूठ था, तो इंसान का खुद पर से भरोसा उठ जाता है। वो खुद से पूछता है कि मैं असल में हूं कौन। ये तो अंदर से तोड़ देने वाली बात है। और फिर आती है चौथी थीम, युद्ध और वफादारी।
कभी कभी दुश्मन वो नहीं होता जो सामने खड़ा हो। हाँ, कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन अपने ही खेमे में छिपा होता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो है इस धोखे का प्रभाव। जब सबसे वफादार साथी किसी और मकसद के लिए काम कर रहा हो तो वो धोखा तलवार के घाव से ज्यादा गहरा होता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि किताब की जो पेसिंग है, ये जो कहानी की गति है, वो बहुत ही तेज और बेचैन करने वाली है। बिल्कुल, सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, मतलब कोमलता के कुछ पल आते हैं, प्यार के पल आते हैं, लेकिन वो टिकते नहीं है। जैसे ही लगता है कि अब थोड़ी शांति मिलेगी, तूफान फिर लौट आता है। ये जो हाई स्टेक्स रोमांस है ना, जहाँ हर बातचीत पूरी युद्ध की दिशा बदल सकती है, यही कहानी को बांध कर रखता है। और इसके साथ ही ड्रैगन्स की दुनिया, यानी जो ड्रैगन लोर है, उसका विस्तार भी तो किया गया। वो तो कमाल का है। ड्रैगन सिर्फ उड़ने वाले हथियार नहीं है, उनकी अपनी एक अलग दुनिया है, अपनी राजनीति है। कहानी अब शारीरिक अस्तित्व से पूरी तरह से भावनात्मक अस्तित्व की ओर मुड़ गई है। हाँ, जो इसे और अधिक डार्क और बेहद गहन बनाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम एक ईमानदार समीक्षा करें तो इस किताब की खूबियां तो हमने देख ली। भावनात्मक गहराई है, किरदारों का विकास है और एम्पीरियन दुनिया का विस्तार है। लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं जिन पर बात करना जरूरी है। हाँ, मैं वही पूछने वाला था। क्या ये किताब पाठकों के लिए थोड़ी भारी नहीं हो जाती? सच कहूं तो उन पाठकों के लिए जो हल्की फुल्की फैंटेसी की उम्मीद कर रहे हैं, ये बहुत भारी पड़ सकती है। मतलब ये ओवरवेलमिंग हो सकती है। बिल्कुल। कुछ भावनात्मक संघर्ष जानबूझकर बहुत लंबे और दर्दनाक खींचे गए हैं। वो हताशा कभी कभी थका देती है। लेकिन क्या ये लेखिका का मकसद नहीं है? हाँ, विश्लेषक के तौर पर मैं कहूंगी कि रेबेका यारोज वो घुटन महसूस कराना चाहती है। युद्ध आत्मा पर घाव छोड़ता है और यही दर्द इस किताब को अविस्मरणीय बनाता है। ये नजरिया बहुत सही है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो मेरा निष्कर्ष यही होगा कि गोनिक स्टॉर्म सिर्फ एक फैंटेसी सीक्वल नहीं है, बल्कि पूरी सागा में एक टर्निंग पॉइंट है। एकदम सही। ये किताब हमें सिखाती है कि ताकतवर होना आपको दिल टूटने से नहीं बचा सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है श्रोताओं के लिए। क्या सवाल? अगर तूफान से बचकर निकलना इंसान को हमेशा के लिए बदल देता है, तो जब युद्ध आखिरकार खत्म होगा, तब क्या वायोलेट और अन्य किरदारों की असली पहचान का कुछ भी हिस्सा बाकी बचेगा? बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। और क्या सत्ता की भूख और निस्वार्थ प्रेम कभी एक साथ वजूद में रह सकते हैं? और एक और बात जो शायद पूरी तस्वीर पलट दे, वो क्या? क्या इंसानों का आपसी भरोसा टूटना ड्रैगन्स के किसी बहुत बड़े और गुप्त मास्टर प्लान का हिस्सा तो नहीं? क्या वे इंसानों को सिर्फ मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे, ये तो पूरा गेम ही बदल देगा। मतलब इंसान सोच रहे हैं कि वो खेल रहे हैं, पर असल में बिसात तो ड्रैगन्स की है। बिल्कुल, और यही विचार इसे एक डार्क पॉलिटिकल थ्रिलर बना देता है। वाकई इस विचार ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। खैर, आज के इस बेहतरीन चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत मजा आया। तो दोस्तों, बुक बातें का ये एपिसोड सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो हमें अपना प्यार जरूर दें। बिल्कुल। इस एपिसोड को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही और बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ताज़ा अपडेट्स तुरंत पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम जल्द ही एक नई किताब और एक नई गहरी चर्चा के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और सोचते रहें।